तो ये भस्मासुर है, और भस्मासुर किसी दिन कहीं भगवान शिव को ही पीछे लग जाए, कोई नहीं दिख रहा, अब पूरे विपक्ष के हम मार डाले, बचेगा कोई नहीं, तो भस्मासुर कहीं पीछे लग गए शिव भगवान के, तो फिर भगवान विष्णु भेजेंगे किसी को। हैं? तो शिव मतलब एक उदाहरण के तौर पे मैं कहा, भगवान ये भगवान नहीं हो सकता कोई, भगवान तो भगवान है, शिव का कोई मुकाबला हो सकता है क्या? मतलब लेकिन केवल जहाँ से वरदान मिला है, हाँ, तो उसके प्रकार के वरदान मिल गया है। जैसे शिव ने वरदान दिया था भस्मासुर को, सिर पे हाथ रखो भस्म हो जाए, तो यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा, आखिरी में कोई दिखेगा नहीं, तो शिव पीछे पीछे दौड़ेंगे, तो फिर शिव आगे आगे भस्मासुर पीछे पीछे। देखो ऐसा है कि कोई व्यक्ति अजर अमर तो रहेगा नहीं भाई दुनिया में, या पौराणिक कथाओं में भी कुछ लोग हैं जो आज भी जीवित, जिसमें हनुमान जी हैं, परशुराम जी है, और गुरु द्रोण के पुत्र क्या नाम, अश्वत्थामा, ये लोग अभी तक के हैं, सब 7 या 8 लोगों के बारे में कहा जाता है। तो बचत लोगों तो नहीं रहे, जाना है ना परलोक, ये लोग भी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे, कोई बचेगा? तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी चीज़ का कोई अंत नहीं होता, जो अति है उसका अंत होता है। तो अभी जितना इसका पाप का घड़ा अभी थोड़ा बहुत बचा है, अब भरने पे लबालब जैसे हो गए तो चल के पता चला आज भी कुछ जगह पड़ा है, तो वो शायद हाई कोर्ट के आदेश से आया हुआ है, तो ये तो लगातार होना ही है। और अब तो ईडी, सीबीआई, आईटी ये सब यूज टू हो गए, बिल्कुल सामान्य बात है। जैसे गली मोहल्ले में अपने सिपाही घूमते हैं ना, उसी प्रकार से ये लोग घूम रहे हैं, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मतलब नहीं समझता कि ये हमारे छत्तीसगढ़ के कोई ज़िला नहीं बचेगा, कोई ब्लॉक नहीं बचेगा, कोई मोहल्ला बचेगा कि नहीं बचेगा कि जाने में, हर मोहल्ले गली में लोग पहुँचेंगे। ये स्थिति है। 2-3 दिनों से एक नारा चल रहा है, पहले 2018 में एक नारा अलग था, लाठी खाबो जाबो जेल वाला, अब ये चल रहा है कि कद को लगा लो के खेल, और फिर आई भूपेश बघेल, तो ये क्या बैक फायर करेगा क्या भाजपा को, क्या असेसमेंट है? ये तो बिल्कुल सही बात है कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा इनकी गतिविधियाँ बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई मुद्दा रहा नहीं, और जनता अब त्रस्त हैं। मैं तो विभिन्न संगठनों के कार्यक्रम में जाता हूँ, तो जो जनता है वो ईडी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को खिलाफ नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं। तो इन्हीं कारण से हम लोग परेशान हो रहे हैं। पहले तो ये था कि ईडी पहुंच गया मतलब लोगों का उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान खत्म होते थे। अब सब जान गए ये सब राजनीतिक कारण से हो रहा है। अब जैसे कर्नाटक चुनाव हो गया, वो सारे लोग अब रायपुर में आने वाले हैं, आज 20-25 अधिकारी पहुंच जाएंगे, उसके पीछे पीछे और लोग आएंगे। तो अभी पूरा टारगेट में छत्तीसगढ़ और रायपुर है। मुख्यमंत्री साहब, कल सुप्रीम कोर्ट का 2 फैसला आया है, दोनों पे राज्यपाल को लेके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिल्ली ने और महाराष्ट्र। हमने तो शुरू कर रहे हैं कि राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। सारे बिल जो हाँ विपक्षी दलों की सरकारें हैं वो सब जगह रुक रहे हैं। सत्ता पक्ष के जहाँ हैं केंद्र में, राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी के भी कहीं हैं, वहाँ बिल नहीं रोके जा रहे हैं। जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं वहीं सारे बिल रोके जा रहे हैं। तो ये राजभवन का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुख्यमंत्री जी, आपको और आपकी टीम को बधाई कि आपने जो 2 सेक्टर पकड़े हैं, एजुकेशन और एग्रीकल्चर। ग्लोबल सर्वे रिपोर्ट जो लास्ट वीक आई है जी, उसके आधार पे ये कहा जा रहा है कि करीब 27% नौकरियां भारत में ही जाएंगी और इन 2 सेक्टरों में बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ में स्किल्ड जो वर्कर है उसकी कमी है, उसको पूरा कैसे करें? उसके लिए हमने इस बजट में भी 1200 करोड़ का प्रावधान रखा है आईटीआई का। आईटीआई में नए ट्रेड भी खोलेंगे और उसका उन्नयन भी करेंगे। तो इसके लिए बजट में रखा हुआ है, और विभागीय प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल भी रही है।
और जैसे कैबिनेट वगैरह डिसीजन होगा तो एक नया आपको यहाँ जॉब के लिए एक अवसर मिलेगा, क्योंकि इंजीनियर की कमी तो है ही नहीं। सबसे ज़्यादा जो कमी जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं स्किल्ड, तो स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है। ITI जो पास आउट हैं उनकी डिमांड पूरी दुनिया में, न केवल देश में बल्कि दुनिया में है। तो वो एक सेक्टर है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सकता है। और अभी हम लोगों ने उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क 300 जगह हम लोग खोले हैं। कल बेल टुकरी गया था, बहुत अच्छा काम वहाँ, बिल्डिंग के भी, बढ़ाई का काम भी, सिलाई का काम है, बेकरी का काम है। ये सारे काम जो जो वहाँ जिसकी इंटरेस्ट जिसमें है उनको वो सब काम हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, और ट्रेनिंग के साथ साथ उसको फिर उसकी बिक्री की भी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। तो ऐसे लगातार उसी प्रकार से गौठान में भी कार्यक्रम का अंतिम दौर चल रहा है, इसका निष्कर्ष क्या निकला? और यदि अच्छे काम हो रहे हैं, धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है, जैसा कि आप जमीनी स्तर पर जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो बीजेपी इसे प्रायोजिक क्यों बताती है? देखो, उसको उनको हर चीज़ में परेशानी है। छत्तीसगढ़ सरकार के कौन से काम में जिसको परेशानी नहीं है? परेशानी इसलिए कि उसका जितने हम लोग कार्यक्रम लेके जा रहे हैं उतने उसकी ज़मीन खिसकती जा रही है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो, छात्र छात्राओं के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, किसान के लिए हो, मजदूर के लिए हो, व्यापारी के लिए, जितने भी योजनाएं हमने बनाई हैं, सामाजिक संगठन हैं उसको भी ज़मीन दे रहे हैं। ज़मीन है तो उसके भवन बनाने के पैसा दे रहे हैं। ये सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इसके बाद आप देखेंगे, पहले खबरें ये आती थी कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में कोई शिकायत मिलती है कि जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है? कहीं बाटांकन और सीमांकन की शिकायत मिलती है? कहीं पे राशन की शिकायत मिलती है? कोई शिकायत नहीं। जो मूलभूत जितनी सुविधाएं हैं, चाहे बिजली कनेक्शन से लेके सब कुछ, चाहे आवास का मामला हो, चाहे छोटे भूखंड के विक्रय की बात हो, चाहे ऑनलाइन भवन अनुज्ञा की बात हो, ये सारे जो हम लोग कार्यक्रम दिए हैं उसका लाभ मिल रहा है। और ज़मीनी स्तर पे जाके उसको हम लोग निरीक्षण करते हैं, और जहाँ इस प्रकार कहीं इक्का दुक्का शिकायत मिलती है तो तत्काल उसका निराकरण भी कर देते हैं। तो आम जनता को क्या चाहिए? योजना आप पेपर भर में बना कर रखो कि योजना को धरातल में उतारें। तो ये जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो उन योजनाओं को धरातल में उतारने का काम। सर, इसी शिकायतों क्रम में डॉक्टर अमर सिंह ने शिकायत किया था करोड़ों के चावल घोटाले थे। अरे उसका अपने जांच करा ले, जितनी टीम आना आ जाए छत्तीसगढ़, लेकिन कुछ होना नहीं है। लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करें तो रोज़गार कैसे जनरेट हो, और उसके लिए जो जो चीज़ें ट्रेनिंग के साथ साथ जो बैंक की सुविधा है, सेट तो हम बना के दे रहे हैं, ज़मीन भी उपलब्ध है, बिजली भी है। अब तो बेलटुकरी में हम लोग कल वाईफाई भी शुरू किए, ताकि वो जो स्थान है उसमें हमारे जो छात्र छात्राएँ हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसकी तैयारी करना ग्रामीण क्षेत्र में, और उसके नेट की प्रॉब्लम आती है तो वहाँ वाईफाई हम लोग ने कल शुरू किया। तो जितने भी हमारे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है उसको पहले वाईफाई से जोड़ेंगे। BGCA ने अंबिकापुर एयरपोर्ट के अनुमति दी। हाँ, अभी शायद 16-17 15-17 के बीच में वो आएंगे और वहाँ निरीक्षण करेंगे, और उसके बाद फिर लाइसेंस के लिए हम लोग आवेदन करेंगे। बस्तर में ग्रामीण बैठक ले रहे हैं, उनका इस बार नारा है शांति वार्ता नहीं तो वोट नहीं देंगे। आपकी सरकार ने जाने के पहले कहा था कि हम नक्सलियों से बातचीत का रास्ता निकाल के समाधान करेंगे। नहीं, अब जबरदस्ती मेरे मुंह में कोई बात मत डालो भाई। ग्रामीण जो कह रहे हैं कि हम शांति वार्ता नहीं होगी तो वोट नहीं देंगे, भी गाँव में बैठक हुई लगातार बस्तर में 15-20 दिनों से हमने नारा दिया है, और नक्सलियों से भी अपील की है कि वो शांति वार्ता के लिए पहल करें। इसको किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, मैं बोला था मैं बातचीत करूँगा, लेकिन अपने लोगों से। अपने लोग कौन हैं? बस्तर के निवासी, परंपरागत रूप से रहने वाले आदिवासी, वहाँ के नौजवान, वहाँ के व्यापारी, वहाँ के पत्रकार, तो जो लोग वहाँ बस्तर में निवास करते हैं, मैं अपने लोगों से बात करूँगा। और जहाँ तक नक्सली से बात करने की बात है, मैं शुरू से हमारा स्टैंड रहा, भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, एक लाइन, और उसके बाद किसी मंच में बात करने के हम तैयार हैं। सर, कर्नाटक इलेक्शन से बाद एक बीजेपी लीडर का बयान आया है कि चाहे मेजोरिटी में हम आए ना आए, लेकिन सरकार हम ही बनाएंगे, जल्दी ऑपरेशन चालू हो जाए। मतलब अपनी हार स्वीकार कर लिए। यदि ऐसा बोल रहे हैं तो इसका मतलब हार स्वीकार कर लिए।
और छत्तीसगढ़ जैसे कहीं रिजल्ट आ गया तो ऑपरेशन कमल कहाँ से हो जाएगा? वो 14 है और कांग्रेस 71 है, क्या ऑपरेशन कर लेंगे? और इस समय कर्नाटक की जनता ने ठान लिया है वो 150 पार जाना है, समझ गए ना? तो वो फिर उसके कहीं वो ऑपरेशन कुछ नहीं होना है, जनता ऑपरेशन कर दी। रुक जाओ अभी, मैं तो ये कुछ बोलने थे। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा का महाषड्यंत्र, ये आरोप जो है लग रहा है, और कांग्रेस पार्टी ने एक शिकायत भी एसीबी में की है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा के साथ मिलकर इस पूरे षड्यंत्र में शामिल है, और सरकार क्या उस एंगल पे भी जांच करवा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ईडी दोनों मिले हुए हैं, इसका प्रमाण आपके पास है। ईडी का प्रेस विज्ञप्ति बाद में जारी होता है, रमन सिंह पहले जारी करता है। भारतीय जनता पार्टी के पेज में पहले बात आती है और उसके बाद ईडी एक्शन लेती है, इसका मतलब उसका गठजोड़ है। और ये लोग जो जानकारी देते हैं वहाँ वो रेड डाल रहे हैं। धोखे से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ एक आध बार रेड डाले हैं। ईडी वालों को कैसे पता कांग्रेसी कौन है और भारतीय जनता पार्टी कौन है? 3 साल हो गए आईटी और ईडी को यहाँ, एक बार भी धोखे से किसी टुटपुंजिया भारतीय जनता पार्टी के नेता के घर भी रेड डाला हो तो बता दो। सब कांग्रेसियों के डाल रहे हैं, तो इसका मतलब बता कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग। उसी हिसाब से वो इधर रास्ता दिखा देते, इधर चल देते हैं, इधर रास्ता दिखाए तो उधर, इधर रास्ता दिखाए इधर, वो वही जाते हैं। तो कुल मिला के एक गठबंधन इनका है और भारतीय जनता पार्टी के, इसीलिए मैंने आरोप लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट की तरह काम कर रही थी। और अब ईडी गलत कर रही है, उसकी जांच कौन करेगा? कहाँ शिकायत होगी? कोई सुनने वाला है? उसको तो अभय दान दे दिया गया, भस्मासुर बन गए, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए तो वहां से भी और पावरफुल होकर निकल गए।